Hello everyone. In today's video, we'll be covering a very important yet, not a very difficult chapter in chemistry, that is metallurgy. I will go through it quickly. We will not delve into too much details, but then it will be quick but a good revision of the chapter. Okay, so are we ready to start metallurgy? You will be board ready by the end of this class. Okay, so first let us start with what is metallurgy. Metallurgy is the study of extraction of metals. So in this chapter, what are we going to be studying about? We are going to be studying about extraction of metals from their ores. Extraction of metals from ores. Okay, what are minerals? Number one, we will learn everything point wise. Number one, what are minerals? Minerals are naturally occurring, sorry इतनी स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो रही है मुझे नहीं पता, बट ओके. Minerals are naturally occurring compounds. मिनरल्स क्या होती है? नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होती है किसकी? मेटल्स की फ्रॉम, ओके, ठीक है, विच आर जनरली मिक्स्ड विथ इम्प्योरिटीज़. ये जो होते हैं ये कुछ और सब्सटेंसेस के साथ मिक्स्ड होते हैं, विच आर जनरली मिक्स्ड विथ अदर सब्सटेंसेस like sand, soil, mud, clay. Sand, soil, mud, clay, limestone, rocks, इन सब के साथ ये जो है ये मिक्स्ड होती है एट्सेट्रा. ठीक है, एंड दीज अर्थली इम्प्योरिटीज़, ये जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं हम? गैंग या मैट्रिक्स. ठीक है, तो what are minerals? Minerals are naturally occurring compounds of metals which are generally mixed with other substances such as sand, soil, mud, clay, etc., limestone. Okay, and these earthly impurities, in earthly impurities की मैंने बात की, ये होती हैं आपकी गैंग या मैट्रिक्स. अब आते हैं व्हाट आर ओर्स. ओर्स तो मिनरल्स होती हैं. ठीक है, ओर्स आर मिनरल्स. ओर्स वो वाली मिनरल्स होती हैं फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, कमर्शियली मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट होती है? मिनरल्स जो है वो मेटल्स एक्सट्रैक्ट होती है ओर से. Extracted commercially at a comparatively lower cost. They're extracted commercially at a comparatively lower cost and with minimum effort. ठीक है, सबसे कम एफर्ट के साथ. अच्छा, now very very important thing to note is that all ores are minerals. all ores तो minerals हैं, but सारे minerals ores नहीं हैं. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. all ores are not minerals, are not ores, sorry. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का ओर है. ठीक है, अब देखो क्रायोलाइट का भी ऐसा फॉर्मूला है कि ये इसमें भी ये है आपका क्रायोलाइट. ठीक है, उसमें भी एल्यूमिनियम आता है, बट ये और नहीं है. ठीक है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उस मेटल का वही होगा. तो मेटलर्जी में हमने मेटल्स जान ली, ओर्स जान ली. ओर्स आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट अ कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट एंड विद मिनिमम एफर्ट. मिनरल्स एंड ओर्स क्या होते हैं हमने जान लिया. अब कुछ मिनरल्स एंड ओर्स मैं आपको बताती हूँ. के का होता है कार्नेलाइट पोटाशियम का. एन का होता है रॉक सॉल्ट. सी का होता है लाइमस्टोन CaCO3 एंड जिप्सम CaSO4.2H2O. बॉक्साइट होता है Al2O3.2H2O. एल्यूमिनियम का, ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट आपका आने भी वाला है. फिर गलेना होता है PbS. जिंक ब्लेंडे होता है ZnS.
ठीक है। फिर होता है आयरन पायराइट FeS2, फिर होता है सिनाबार कह के कुछ HgS होता है वो, ठीक है। मेन ओर्स होते हैं ये। फिर आयरन के और एक है रेड हेमेटाइट, और एक होता है आपका आयरन का ब्राउन हेमेटाइट यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये होता है ब्राउन हेमेटाइट। फिर गलेना आपको बता दिया, सिनाबार बता दिया। आर्जेंटाइट होता है अगर मैं आपको बात करूँ सिल्वर की, तो ये आर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर, ठीक है। ये सारे कुछ आपके ओर्स हो गए। अब देखो मैं आपको कुछ कॉमन ओर्स बता रही हूँ ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे कि मैंने बताया बॉक्साइट है आपका मेन ओर एल्यूमिनियम का, उसके साथ साथ क्रायोलाइट है जो कि है Na3, उसके साथ साथ एक है क्रायोलाइट जो कि है Na3Al(F6), ठीक है, और है कोरंडम इज़ Al2O3, ओके। फिर हम आते हैं आयरन की तो बहुत सारी हैं। साइडराइट है एक, साइडराइट विच इज़ FeCO3। फिर आयरन पायराइट्स है FeS2। फिर ये है फेरिक ऑक्साइड, मैग्नेटाइट बोलते हैं इसे, मैग्नेटाइट। फिर होती है रेड हेमेटाइट Fe2O3। फिर होते हैं ब्राउन हेमेटाइट Fe2O3.3H2O। दिस इज़ रेड हेमेटाइट, दिस इज़ ब्राउन हेमेटाइट। मैग्नेटाइट भी मैंने दिखा दिया, आयरन पैराइट भी दिखा दिया। साइडराइट होता है FeCO3, ठीक है। अब मेन और जिंक का क्या होता है, जिंक ब्लेंडे होता है, जिंकाइट होता है, जिंकाइट ZnO, और कैलामाइन होता है ZnCO3। ये कुछ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक हो गई। अब आती हूँ मैं स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं पूरा का पूरा आपको एक फ़्लो चार्ट से समझा दूँगी। फुल यू हैव टू अंडरस्टैंड, पूरा आप समझ भी जाओगे फ़्लो चार्ट से बहुत जल्दी। तो अब देखो, अगर आपको कोई ओड मैंने दे दिया और फिर उससे मैंने कहा कि भाई मेटल एक्सट्रैक्ट करके दो, तो बहुत सारे हम मेथड्स यूज़ करते हैं। और जो कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे उस मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ओर के नेचर के ऊपर। तो हर मेटल को आप एक ही तरीके से तो नहीं कर सकते, बट एक फॉलोइंग स्टेप होता है, ठीक है, जिसको आप पता कर सकते हो। अब मेटलर्जी होती क्या है, द प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द प्योर फॉर्म, ठीक है, उसे मेटलर्जी कहते हैं। द प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है। प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज के साथ डील करती है मेटलर्जी। प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज। फिर से मेरे साथ बोलो, मेटलर्जी डील्स विद प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज, एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब देखो मेटलर्जी देते कैसे, अगर मैंने आपको बोला कि भाई ये मेरे को एक मेटल एक्सट्रैक्ट करके दो, तो पहले मैंने आपको उसका ओर दिया, ठीक है, ओर दिया। ओर को आप क्या करोगे, ओर को आप करने वाले हो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, उसको पूरा पीस के पाउडर बनाओगे उसका। और इस प्रोसेस को हम जानते हैं पल्वराइजेशन के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो पहले हम ओर को लेके उसकी ढाकी टिकी कर देते हैं, उसको पूरा पेस्ट बना देते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्रश कर देते हैं और को ग्राइंड कर देते हैं और उसका पेस्ट बना देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ओर्स आर क्रश्ड इनटू अ फाइन पाउडर इन अ बिग क्रशर्स और बॉल मिल्स, और इसे हम कहते हैं पल्वराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये जो हम प्रोसेस से इसको पूरे क्रश कर देते हैं फाइन पाउडर में बिग जॉ क्रशर्स एंड बॉल मिल्स, इसे कहते हैं पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, ओर्स की कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग, ठीक है, मैं बताऊँगी कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके बाद हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, ठीक है, या प्योरीफिकेशन ऑफ ओर्स। तो ओर्स को जो है, ओर्स में जितना मेटल है उससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देता है मेटल को। अब ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नंबर 1 तरीका है ग्रेविटी सेपरेशन। नंबर 2 तरीका है फ्रॉथ फ्लोटेशन। नंबर 3 तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन।
एंड नंबर 4 तरीका है, नंबर 4 तरीका है केमिकल मेथड, या जिसे मैं ऑलवेज लीचिंग कहती हूँ। अब इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या क्या होते हैं, क्या उसने किया है, क्या है, ठीक है। तो आपको इन चारों के बस प्रिंसिपल्स ही पढ़ने हैं। ग्रेविटी सेपरेशन को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं या लेविटेशन। इसका प्रिंसिपल है द डिफरेंस इन डेंसिटीज़ बिटवीन द ओर एंड द गैंग। ओर जो है और जो गैंग है उनकी डेंसिटीज़ में एक डिफरेंस होता है। मेथड क्या होता है, ओर को हम एक स्लोपिंग वाइब्रेटिंग कॉरुगेटेड टेबल में प्रूव करते हैं जिसमें ग्रूव्स रहते हैं। तो जो ओर होता है जो डेंस होता है ज़्यादा और गैंग तो लाइट होता है ना, तो डिफरेंस इन द डेंसिटीज़ ऑफ द ओर एंड द गैंग, यही है प्रिंसिपल। क्या है इसका, डिफरेंट इन द डेंसिटीज़ ऑफ द ओर एंड द गैंग। तो डेंस ओर जो होता है वो सेटल कर जाता है और गैंग पार्टिकल्स वाटर से धुल जाती है। और जो है आयरन के जो ऑक्साइड ओर्स है, मतलब कि आयरन ऑक्साइड जो है और फिर टिन के जो ऑक्साइड ओर्स है, उन्हें हम हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन या लेविटेशन से करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन तुम समझ ही सकते हो, इसका प्रिंसिपल है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओर्स। कुछ जो प्रॉपर्टीज़ रहती है, अब देखो ये आयरन ऑक्साइड के लिए यूज़ होता है और टिन स्टोन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखा देती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो गैंग में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ओर सेपरेट हो जाता है। फिर आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ द ओर विद ऑयल, ठीक है, वेदर आपका जो ओर है वो ऑयल के साथ वेटेबल है कि नहीं, ठीक है। सो फ्रॉथ फ्लोटेशंस प्रिंसिपल, दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ द ओर, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ द ओर विद ऑयल एंड द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर, ठीक है। सो this process froth flotation depends on the preferential wettability of the oil with oil, that is pine oil, and gangue particles by water, ठीक है। फिर आपका लास्ट वाला आता है मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद केमिकल मेथड या लीचिंग। जब एक सूटेबल रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है ओर को, जिसमें ऐसे सूटेबल रिएजेंट के साथ जिसमें ओर तो सोल्यूबल है बट हमारी गैंग पार्टिकल सोल्यूबल नहीं है, और फिर गैंग पार्टिकल्स को या इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। और सोल्यूशन जो होता है ओर का, उसे फिर से सूटेबल रिएजेंट के साथ ओर करा जाता है, फिर ओर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। ये हम रिफाइनिंग के लिए बिल्कुल ये करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए। हाउएवर आफ्टर द ओर, इवन आफ्टर द कॉन्सेंट्रेशन ना, ये केमिकल मेथड से कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद भी गैंग थोड़ा सा रह जाता है, तो उसे रिमूव करने के लिए हम देते हैं एक सब्सटेंस फ्लक्स नाम से। एंड जो एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है गैंग और फ्लक्स से ऐड करने से, तो एक सर्टन सब्सटेंस होती है फ्लक्स जो कि हम गैंग में ऐड करते हैं टू डिजॉल्व जो कि हम ओर्स में ऐड करते हैं टू डिजॉल्व सर्टन इम्प्योरिटीज़, और फिर उसे कहते हैं स्लैग। तो एडिड फ्लक्स जो एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट बना देता है गैंग के साथ, उसे कहते हैं स्लैग। स्लैग लाइट होता है, स्लैग बहुत लाइट होता है और फिर फ्लोट कर जाता है सरफेस पे मोल्टन मेटल के, और फिर उसे हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इतने तक आपको आना है। तो ये 4 मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, फिर से मैं करने वाली हूँ। बाय द वे फ्रॉथ फ्लोटेशन जो कि जिसका प्रोसेस है प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ द गैंग ऑफ द ओर विद ऑयल, दैट इज पाइन ऑयल एंड गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर, इससे हम सल्फाइड ओर्स को कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, जैसे ZNS और PBS, तो उसे हम फ्रॉथ फ्लोटेशन से करते हैं। बट पहले मैं आती हूँ, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन कर लिया होगा, तो उसके बाद हमें इसका क्या करना है पता है, उसका ऑक्साइड निकालना है। तो ऑक्साइड निकालने के लिए हम 2 मेथड्स करते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ heating a certain concentrated ore. Roasting is the process of heating a concentrated ore in the presence or in excess of air. And what is calcination? ताकि हमें ऑक्साइड मिल जाए, ठीक है। सो रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन एक्सेस एयर्स टू ऑब्टेन द ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल। एंड कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ अ कार्बोनेट in absence of air or in limited supply of air to obtain an oxide of that metal, तो होता है कैल्सिनेशन। उसके बाद हमें ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड मिलने के बाद हमें रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन देखो 2 काइंड्स की होंगी, एक है केमिकल रिडक्शन जो कि हम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से कर सकते हैं, केमिकल रिड्यूसिंग जो कि कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे CO एंड H2 से हो सकता है, और उनसे जिसका नहीं होता उसका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो हमें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन का प्रोसेस। रिडक्शन एक बार हो गया तो हमें Al मिल जाएगा, बट नहीं, मेटल मिलने के बाद भी हमें उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी,
उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, और रिफाइनिंग करने के बाद फाइनली आपको मिलेगा आपका प्योर मेटल। तो आपको समझ ही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही झंझट है इसमें, तो हर झंझट को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो मैंने ओर लिया, उसकी मैंने कुटाई की, अच्छे से पल्वराइजेशन किया, फिर उसे मैंने कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पहला प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ गैंग एंड ओर। ठीक है, यही आपको बस पता होना चाहिए और कुछ नहीं आपको जानना पड़ेगा। शॉर्ट में मैं करवा रही हूँ आपको सब सारा। मैग्नेटिक सेपरेशन में आपको क्या जानना चाहिए, प्रिंसिपल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ओर। ठीक है, ओर की आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर 3 है फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसमें क्या है, प्रेफरेंशियल प्रिंसिपल ये है, प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ ओर इन पाइन ऑयल एंड preferential wettability of ore with pine oil and gangue particles by water. Preferential wettability of ore with pine oil and gangue particles by water. एंड लास्ट है आपका केमिकल मेथड, जाके आप किसी भी या लीचिंग जाके आप किसी भी रिएजेंट के साथ इसे चीट करते हो, ऐसा एक रिएजेंट जहाँ की ओर जो है वो तो सोल्यूबल है रिएजेंट में, बट उसके बाद सोल्यूबल है, ठीक है, और सोल्यूबल है, बट कौन सोल्यूबल नहीं है पता है, गैंग सोल्यूबल नहीं है, गैंग इज़ इनसोल्यूबल, गैंग सोल्यूबल नहीं है। लीचिंग मेथड तो बहुत अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड रहेगा। और फिर लीचिंग के बाद भी अगर कुछ बच जाए तो उसमें आप कुछ ऐड करो फ्लक्स बोल के, ठीक है। अब जब आप फ्लक्स को मिक्स करोगे आपके गैंग के साथ तो एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि है स्लैग। अब जो स्लैग होता है वो लाइट फ्यूजिबल होता है, लाइट होता है, वो बिल्कुल फ्लोट करके आता है, जो कि ईजिली फिर आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो हो गया। अब हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया, तो इसकी हमें क्या करना है, उसको हमें बनाना है ऑक्साइड में, ठीक है। तो कॉन्क ओर को लेंगे, ये है आपका नेक्स्ट मेथड। कॉन्सेंट्रेटेड ओर को लेके हम उसका ऑक्साइड बनाएंगे। हम दो तरीके से ये कर सकते हैं, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, ठीक है। ओके, तो ओर क्यों ऑक्साइड क्यों बना रहे हैं, ताकि मेटल्स में रिड्यूस करने में हमें आसानी हो। तो नेचर ऑफ ओर को यूज़ करके हम रोस्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो हम कर सकते हैं कैल्सिनेशन। पहले रोस्टिंग, तो रोस्टिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग। रोस्टिंग क्या है भाई, अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। इट इज़ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं, एक्सेस एयर, ठीक है, इन एक्सेस एयर और इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसे हम सल्फाइड्स की यूजुअली करते हैं। रोस्टिंग से क्या होता है ना, मॉइस्चर जो है वो हट जाता है, पूरा तरीके से मॉइस्चर हट जाता है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी आपका हट जाता है, ऑक्सीडाइज होकर हट जाता है, और हमारा जो गैंग है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। चलो जैसे देखो S+O2 हमने डाला तो SO2 बन गया, P4 + 5O2 डाला तो P4O5 बन गया, P4O10 बन गया, और आर्सेनिक को भी डाला। देखो ये सारे जो हैं इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज होके वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ जैसे निकल जाती है, 2AsO2 3, यही आपकी गैंग होती है, राइट। अब देखो मेटल सल्फाइड्स को, जो हमारे मतलब आपके सल्फाइड ओर होते हैं, उनको हम रोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, से हमें जिंक ब्लेंडे लेना या गैलेना लेना। तो जिंक ब्लेंडे यानी ZnS लिया और फिर उसमें O2 थोपा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, ZnO + SO2। इसकी आपको बैलेंसिंग करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मेटल सल्फाइड ले रहे हैं, फिर उसमें ऑक्सीजन डाल रहे हैं, फिर उसका ZnO आ रहा है, उसका SO2 आ रहा है, तो आपका ऐसा रिएक्शन होगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बस ऑक्सीजन के पहले 3 आएगा, बट ये Zn के लिए चलेगा। फिर अगर मैं गैलेना ले रही हूँ प्लस O2 ले रही हूँ, अब देखो ये इसका सेम है, तो PbO होगा और SO2 होगा,
तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बस यहाँ पे 3 आएगा। तो गैलेना हो गया, जिंक ब्लेंडे हो गया, FeS ले, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, 3O2 और FeO2 प्लस 2SO2, ठीक है, कुछ ऐसे काम करता है। और रोस्टिंग जो है ओर को पोरस बना जाते हैं, तो ओर जो है वो यूनिफॉर्मली हीट हो जाती है। अब आते हैं कैल्सिनेशन पे। कैल्सिनेशन बेसिकली होता है कि कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। कार्बोनेट ओर इज़ बर्न, कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोनेट ओर या हाइड्रेटेड ओर जो होता है, कार्बोनेट ओर या हाइड्रेटेड ओर जो होता है वो एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करता है, एब्सेंस ऑफ एयर में हीटेड होता है, ठीक है। टेम्परेचर दैट इज़ हाई बट इनसफिशिएंट टू मेल्ट द ओर, तो इससे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। एक ऐसे टेम्परेचर में विच इज़ हाई बट इट इज़ इनसफिशिएंट टू मेल्ट द ओर। दस ऑन कैल्सिनेशन मेटल कार्बोनेट्स को अगर हम हीट करते हैं तो वो हमें डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड वो देती है। जैसे हम देखो, हमने ले लिया ये, तो ये हमें देगा ZNO + CO2, ठीक है। फिर CaCO3 सेम होगा, CaO + CO2, ठीक है। इससे क्या होता है, मॉइस्चर हट जाता है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, फिर अदर इम्प्योरिटीज़ वोलाटाइल बन के हट जाती हैं, और जो है पोरस हो जाता है, हीटिंग पोरस हो जाती है। अब देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस बता देना है अभी। रोस्टिंग में आप क्या करते हो, आप एक्सेस एयर लेते हो, ओर इज़ हीटेड इन एक्सेस एयर। यहाँ पे कैल्सिनेशन में नो एयर और लिमिटेड है, ठीक है। फिर ये किसके लिए होती है, सल्फाइड ओर्स के लिए होती है, सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड, सो SO2 इज गिवन। और कार्बोनेट्स आर रोस्टेड, कार्बोनेट्स आर कैल्सिनेटेड, आपको लिखना है कार्बोनेट्स आर कैल्सिनेटेड या कैल्साइंड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो CO2 और CO2 निकलता है, ठीक है, वाटर वेपर्स निकलती हैं। और फिर वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ जो है वो पोरस हो जाती है। Volatile impurities are removed as oxide and moisture and organic impurities are removed and ore becomes porous and more reactive। ये बहुत फालतू है डिफरेंस, ये आपको नहीं करवाना जा रहा मेरे से, ठीक है। तो और बाय द वे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ZNS + 3O2 gives ZNO + SO2। ये रिएक्शन सबने रट लिया, तो यहाँ पे 800 to 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ होता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ ऑक्साइड के जैसे रिमूव हो जाती है यहाँ पे, और जो है आपका और पोरस या ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। यहाँ पे मॉइस्चर और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ रिएक्ट होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब हमें मिल गया हमारा ऑक्साइड। अब ऑक्साइड मिल गया तो ऑक्साइड का भी रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना, ऑक्साइड का रिडक्शन करना पड़ेगा, है कि नहीं, अरे यार यस। अब ऑक्साइड मिल गया तो ऑक्साइड का रिडक्शन करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलो, reduction of metal oxides to metals। अब रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के बाद जो ये मेटल ऑक्साइड हमें मिला, ये हम कैसे रिड्यूस करते हैं तुम्हें पता है, हम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स इस पर डालते हैं। कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स लर्न कर लो, CRA, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स 3 होती है, एक होता है C, एक होता है CO, एक होता है H2, कार्बन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, ठीक है। अब देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या हम देंगे, वो एक्टिविटी सीरीज़ में हमारे पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो पोटेशियम एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि लीस्ट रिएक्टिव है गोल्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो एक आता है इसमें। अब देखो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बट ये सीरीज़ में आया है क्योंकि ये पॉजिटिव आयन भी फॉर्म कर सकता है, राइट, हमारे एक्टिविटी सीरीज़ में आता है। तो एक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर जो भी रहेंगे उसको हम हाइड्रोजन, उसके ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन दे के कैरी नहीं रिड्यूस कर सकते। जैसे AL को नहीं रिड्यूस करता हाइड्रोजन दे के, तो CuHg, Ag को तो ऐसे ही रिड्यूस कर देंगे, Cu and Hg, इन दोनों के ऑक्साइड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स हमने पता चल गई। तो ऑक्साइड जो है जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Na, K, ये हम तीनों में से किसी से भी रिड्यूस नहीं करवा सकते। और जो Hg, Ag और Au के ऑक्साइड्स एंड नाइट्रेट्स होते हैं वो वैसे ही डिकम्पोज कर देते हैं ऑन द मेटल्स बीइंग सो नॉइटली हीटेड। अगर आप इसका अगर आप Hg या Au वैसे कुछ लेते हैं
HgAgAu, इनका ऑक्साइड्स लेते हो वैसे ही ये हीट करने पे डिकम्पोज हो जाएंगे। आपको एक और एक ये देने की ज़रूरत नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट देने की, ठीक है। ओके, देन ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब देखो ये जो ऑक्साइड्स है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से तो हम नहीं कर सकते, तो कैसे करें, कभी तो कुछ तो करना पड़ेगा इनके बारे में, ठीक है। अब देखो इनकी जो है एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा है, इसके लिए इनके जो ऑक्साइड्स है बहुत स्टेबल है। तो इसके स्टेबल ऑक्साइड्स क्यों बनते हैं, क्योंकि दे हैव हाई एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस ना हो रहा है। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं इनके लिए। तो इनका जो कैथोड होता है वो यूजुअली आयरन होता है एंड एनोड होता है ग्रेफाइट। इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में कैथोड क्या होता है, कैथोड इज़ यूजुअली मेड ऑफ आयरन एंड एनोड क्या होता है, एनोड होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये मेटल्स जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ फ्यूज्ड मेटेलिक सॉल्ट से होती हैं। अब देखो जैसे मैंने दे दिया पोटाशियम, अगर आपको पोटाशियम के ऑक्साइड को करना है तो आप फ्यूज्ड पोटाशियम ब्रोमाइड को इलेक्ट्रोलाइट बनाओ एंड क्या करो, फ्यूज्ड पोटाशियम ब्रोमाइड ये होता है जिसको अगर आप इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हो उसका डिसोसिएशन कर रहे हो तो ऐसा कुछ आएगा, और Br तो अकेले रह नहीं सकता, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारा K आएगा, K+, फिर एक इलेक्ट्रॉन का दान लेके K बन जाएगा, और एनोड पे क्या होगा, Br- एक इलेक्ट्रॉन गवा के Br बन जाएगा, बट Br अकेले रह नहीं सकता तो Br + Br Br2 बन जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा, राइट। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट फिर सोडियम के लिए आप बनाओ NH+, हमें पता है क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, कैल्शियम के लिए बनाओ, ठीक है। तो रिएक्टिव मेटल्स जो है कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स का आप नहीं कर सकते, और इनके एक्वेस सॉल्ट सोल्यूशन से तो नहीं ही निकाल सकते इन मेटल्स को। अगर आप सोच रहे हो कि इनके एक्वेस सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे और उनको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो नहीं, आप ऐसे तो मेटल्स को नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपको फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की ही ज़रूरत है, आपको फ्यूज्ड पोटेशियम ब्रोमाइड की ज़रूरत है। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं NaCl सोल्यूशन लूँगी तो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि NaCl सोल्यूशन लूँगी तो H2O आएगा ना, तो फिर H+ और OH- के लिए भी मेरे को अकाउंट करना पड़ेगा ना ब्रो, ठीक है। और H2O और O+ के मैं काउंट करूँगी H+ के लिए, तो हमारे कैथोड पे मेटल नहीं हाइड्रोजन खिलेगा, ठीक है, एज दी रिएक्ट विद वाटर। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो मेटल्स इन द मिडल, जिंक, आयरन, कॉपर, ये जो है मॉडरेटली रिएक्टिव है और ये सल्फर और कार्बोनेट में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम रोस्टिंग से बदल सकते हैं, इनको हम कैल्सिनेशन से भी बदल सकते हैं, ठीक है। और फिर इनके लिए हम कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये फिर रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे जिंक के, आयरन के, लेड के, कॉपर के, ये हम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स के यूज़ करके हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे देखो ZnO एंड कोक, इन्हें हम एक हीटेड रिटॉर्ट में करते हैं। जैसे ZnO के साथ अगर मैंने कोक को रिएक्ट करा दिया तो Zn+CO आना है, एंड ये मेरे को पता है, ठीक है, और ये चलता है। और टेम्परेचर भी आपको नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो Zn+CO अगर मैं 1400 डिग्री सेल्सियस पे करवा रही हूँ रिएक्शन तो ZnO+CO मेरे को मिल जाएगा। ये आपका गैस होगा, ये आपका सॉलिड होगा, ये भी आपका सॉलिड होगा, सॉरी ये ZnO होना चाहिए एंड ये C नहीं होना चाहिए, सॉरी ये CO के साथ नहीं रिएक्ट करने वाला है ZnO, आपका मैंने गलत रिएक्शन लिख दिया बिल्कुल। तो आपको ZnO+C लेना है, जिससे आपको आएगा 1400 डिग्री सेल्सियस पे Zn+CO। ओके, यह होता है आपका जिंक स्पेल्टर। अब देखो जिंक ऑक्साइड को ना हम कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन से नहीं रिएक्ट करवा सकते, क्योंकि दे आर अनेबल टू ओवरकम द एफिनिटी ऑफ जिंक टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो देयरफॉर जिंक ऑक्साइड ना सिर्फ और सिर्फ कार्बन को ही हीट करने से होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और जो आयरन, लेड और कॉपर है ये अपने ही ऑक्साइड्स को कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन कोई से भी आप रिड्यूस कर लो बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे मेरी आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ आयरन ऑक्साइड के, पहले Fe के। आप Fe का एक मेरे को और बताओ, से FeO के साथ मैं ये दे दूँ फिर भी बन जाएगा, हीट दूंगी मैं थोड़ा सा FeO+CO बन जाएगा, ठीक है। फिर FeO के साथ में CO भी नहीं दे दूँ तो FeO+CO2 बन जाएगा, बस। FeO के साथ अगर मैं H2 भी दे दूँ फिर भी बन जाएगा, फिर भी बात बन जाएगी, Fe+H2O बन जाएगा। सेम फॉर लेड ऑक्साइड, PbO के साथ मैं C डाल दूँ तो Pb+CO बन जाएगा। PbO के साथ मैं अगर CO डाल दूँ तो Pb+CO2 बन जाएगा, एंड PbO के साथ अगर मैं H2 डाल दूँ तो
प्लस H2O बन जाएगा, कुछ ऐसे ही चलता है। और ये आपका हो जाएगा येलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये हो जाएगा येलो और ये हो जाएगा आपका ग्रे। इन सब का सेम चलता रहता है, ठीक है। अब देखो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो भी आप रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम बहुत हाईली रिएक्टिव है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है बाय द वे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें मैंगनीज़ निकालना है मैंगनीज़ ऑक्साइड से, ठीक है, तो इसका जो ऑक्साइड है हम इसे एल्यूमिनियम के साथ हीट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के साथ अगर ये हीट होगा तो क्या होगा पता है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, तो Mn अकेले पड़ जाएगा। पहले तो Mn पहले अकेले पड़ने वाला है, इसके साथ Al2O3 आने वाला है और हीट आने वाला है। अब इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी ऐसी चटपटी है, तो प्लीज़ लर्न इट अप। 3MnO2 + 4Al + 3Mn + 2Al O2, ठीक है। तो 3MnO2 यहाँ पे 3 आएगा, तो आप यहीं का साइड का लर्न कर लो, एंड 4Al एंड 2Al, ठीक है। फिर से लिखते हैं MnO2 + Al, अगर आई एम गिविंग देन इट विल बी Mn + Al2O3 + 2, एंड हियर आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे भी 3 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। ओके, दिस इज़ द बैलेंसिंग। एल्यूमिनियम वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। When a mixture of aluminium powder and iron oxide is ignited, the latter is reduced to metal, ठीक है। For example Fe2O3 if I take and Al if I add to it, so Al2O3 आएगा and then 2Fe भी आएगा प्लस हीट, जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनोथेरेपी। Fe2O3 प्लस इसे कहते हैं, प्लस Al को हम कहते हैं एल्यूमिनोथेरेपी, गलत स्पेलिंग लिखते हैं, एल्यूमिनोथेरेपी, ठीक है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या हाईली एक्सोथर्मिक, इसका बहुत हीट निकलता है, हाईली एक्सोथर्मिक। ओके, देन मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैसे चलती है इनकी। अब देखो ये बहुत ज़्यादा ही कम ही रिएक्टिव है, तो इनकी ऑक्साइड जो है, या आप बस हीट करो इनका ऑक्साइड को, मेटल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी सल्फाइड एंड ओर ऑफ ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड। अगर मैं सिनाबार या मर्क्यूरी ऑक्साइड को बस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हीट कर देती हूँ तो HgO + SO2 बन जाता है, ठीक है। बैलेंस करना है आपको, राइट। एंड फाइनली इस HgO को अगर मैं MgO लिख रही हूँ, इस HgO को अगर मैं से एक टेम्परेचर है अबव 300 डिग्री सेल्सियस, तो Hg + O2 बन जाता है। सिमिलरली 2Hg2O भी अगर आप एक टेम्परेचर देते हो मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 4Ag + O2 बन जाता है, ठीक है। अब देखो कॉपर विच इज़ फाउंड इन फॉर्म Cu2s कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स कोर जस्ट बाय हीटिंग इन एयर। अगर आपको Cu2s मिलता है तो बस आप इसे एयर में अगर हीट कर देते हैं तो आप इसे पा सकते हैं, विच इज़ Cu2O + SO2। दिस रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी 2 2 2, बस ऑक्सीजन के सामने 3, ठीक है, गॉट इट। फिर 2Cu2O जो आपको मिला है उसके साथ फिर से Cu2s अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो आपको 6Cu मिलेगा प्लस SO2 मिलेगा। पता लग रहा है रिएक्शन, आई होप पता लग रहा है। तो Cu2s मिलता है तो उसके साथ बस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दो, यू विल गेट Cu2O + 2Cu2O + 2SO2 एंड देन 2Cu2O + 2Cu2S gives you 6Cu + SO2। दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, खुद ही रिड्यूस हो जाता है। सिल्वर को भी आप डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सोल्यूशंस लाइक इट्स आयन्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल Zn, सिल्वर को भी ऑब्टेन कर सकते हो बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सोल्यूशंस कंटेनिंग इट्स आयन्स। फॉर एग्जांपल Zn + 2Ag+, ठीक है। ये क्या देगा, Zn2 + 2Ag। Zn + 2Ag आयन्स अगर हमने ले लिए इन सोल्यूशन ऑब्वियसली, तो Zn2+ आएगा एंड 2Ag आएगा जो कि फ्री होगा। ओके, नाउ कमिंग टू रिफाइनिंग ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्या होता है, रिफाइनिंग होता है मेटल का, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। Okay, so refining of metal is a process in which crude metal is purified. So what is this process? Crude metal is प्योरीफाइड। इससे हमें जो क्रूड मेटल मिलेगा रिडक्शन के बाद भी जो क्रूड मेटल हमें मिलेगा ना, इसे प्योरीफाई करने के लिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द सेपरेशन ऑफ द अबव एक्सट्रैक्टेड मेटल फ्रॉम द रेसिडुअरी इम्प्योरिटी। जो भी हमारी बची कुछ इम्प्योरिटी होगी उससे हम अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। ओके,
तो इसमें आपके पास कुछ मेथड्स है, मैं बताती हूँ कौन कौन से मेथड्स है। सो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन या इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। किस किस पर डिपेंड करता है? देखो, जो मेटल में निकालने की कोशिश करी उसके नेचर पे। सो नेचर ऑफ मेटल, सो आप कौन सा वे यूज़ करना चाहते हो प्यूरिफिकेशन करने के लिए, सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़, कैसा गैंग है, नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड पर्पस फॉर मेटल, पर्पस ऑफ मेटल। सो नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड पर्पस ऑफ मेटल टू बी यूज। ठीक है, अब देखो, पहले तो आता है आपका मेथड डिस्टिलेशन। Distillation. Metals like mercury and zinc, which are volatile, distill in pure form and give the non-volatile impurity behind. Mercury और zinc वाले जो आपके रहते हैं, zinc spalter and distillation gives pure zinc। ठीक है, zinc spalter जो obtain होता है वो डिस्टिंग करते तो pure zinc मिल जाता है। तो पहले आप zinc और mercury के लिए distillation कर सकते हो। उसके बाद आता है लिक्वेशन, नॉट लिक्विफैक्शन, लिक्वेशन। डिस्टिलेशन आता है आपके जिंक के लिए और आपके मर्क्यूरी के लिए। ठीक है, अब आता है लिक्वेशन। लिक्वेशन ऑफ पीबी और एसएन, टिन और लेड के लिए यूज़ कर सकते हो, जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन इसके लिए क्यों यूज़ कर सकते हो? क्योंकि ये वोलाटाइल है, इसके लो बॉइलिंग पॉइंट है, डिस्टिलेशन में लो बॉइलिंग पॉइंट है, वोलाटाइल है। और लिक्विफैक्शन क्योंकि इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट्स है, तो वो स्लोपिंग हर्थ ऑफ फर्नेस के ऊपर आप कर सकते हो। तो मेटल्स लाइक लेड एंड टिन, तो ये वाला आप लिक्वेशन से कर सकते हो। और फिर आता है फाइनली इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जो कि फिर से आप रिफाइन करते हो, बट कैसे करते हो भाई? ये इलेक्ट्रोलिसिस से, जो मैंने पढ़ाया था ना, कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कि हमारा जो कैथोड होता है वो होता है आपका प्योर कॉपर मेटल, और फिर एनोड होता है स्लैब्स ऑफ इम्प्योर कॉपर, एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट। पढ़ाया था कि नहीं? तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में वही होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर सकता है। और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक है, अब देखो, इम्प्योर मेटल जो है वो एनोड बनाते हैं और शीट ऑफ प्योर मेटल को हम कैथोड बनाते हैं, राइट? सो आपको समझ में आ रहा है ना? तो द इम्प्योर मेटल इज़ मेड, येस आई टोल्ड यू। इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ अ मेटल, जिसको आपको रिफाइन करना है उसका सॉल्ट सोल्यूशन बनना है इलेक्ट्रोलाइट को। लिटिल H2SO4 इज ऑल्सो एडेड टू इंक्रीज द कंडक्टेंस द इलेक्ट्रोड्स ऑन पासिंग द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हो जाता है। अब देखो, सेम मैंने एक मेटल ले लिया है जिसके पास इसका चार्ज है N+, राइट? तो एनोड पे क्या होगा? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पे हमारे मेटल N का, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये होगा N इलेक्ट्रॉन माइनस, तो आपका हो जाएगा N+। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा? ये क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या याद आ गया मेरे को, N+ N इलेक्ट्रॉन माइनस, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइनस, हाँ M हो जाता है। तो हाँ, M यहाँ पे एक मेटल है। ठीक है, अब देखो, ये जो प्योर मेटल डिपॉजिट है वो कैथोड पे फॉर्म होता है, और ये जो इम्प्योरिटीज़ है ये सेटल डाउन हो जाती है एनोड पे, एनोड मड बोलते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पे, जो कि हमारा येट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे मैं आपको बिल्कुल फ्लो चार्ट के तौर पे पढ़ाने वाली हूँ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उतना ज़्यादा कुछ हुआ है नहीं है इसका। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमें पता है क्या होता है, सिल्वरी वाइट मेटल है, सबसे अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हॉल एंड हेरोल्ट ने निकाला था। और एल्यूमिनियम का हमारा ओर क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। ओर होता है हमारा बॉक्साइट, ठीक है, यानी Al2O3.2H2O, ये होता है हमारा बॉक्साइट ओर। ठीक है, और बॉक्साइट में 60% कॉन्सेंट्रेशन रहती है Al2O3 की। ठीक है, रेस्ट यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ रहती है, जैसे सैंक, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है? लीचिंग से होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन पे, इसे कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। चलो, कॉन्सेंट्रेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, यानी बॉक्साइट को हमें अगर एलुमिना पे बनाना है तो इसको हम लीचिंग से बनाते हैं, बट इसके प्रोसेस का एक नाम है जो कि है बेयर्स प्रोसेस। तो इसको अगर हमें Al2O3 बनाना है, बेयर्स प्रोसेस बोल के एक प्रोसेस होता है जो हमें बनाना पड़ता है।
तो बॉक्साइट को हमें पहले पल्वराइजेशन करना होता है, और फिर देखो बेयर्स प्रोसेस में आपके 3 इक्वेशंस होते हैं। नंबर 1 होता है Al2O3.2H2O को आप हॉट NaOH सोल्यूशन के साथ ट्रीट करोगे टू गेट व्हाट, यहाँ पे हम 2 NaOH देंगे तो 2 NaAlO2 निकलेगा प्लस 3H2O निकलेगा। ये आपके रिएक्शंस लर्न करने के लिए हैं। फिर जो NaAlO2 मिलेगा NaAlO2 उसको फिर से हम क्या करेंगे, वाटर में समा देंगे, इसमें 2 वाटर, एंड यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आने वाले हैं, ये और ये NaOH3, ठीक है। फिर AlOH3 के साथ हम क्या करने वाले हैं ब्रो, क्रेजी, AlOH3 को हम हीट देने वाले हैं जो कि है 1000 डिग्री सेल्सियस का हीट, और ये हम AlOH3 को देंगे ताकि वो Al2O3 बन जाए और 3H2O बन जाए, और यहाँ पे हम 2 दे देंगे। अच्छा टेम्परेचर्स बताओ, तो टेम्परेचर्स लास्ट में 1000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। पहले आपका 140 to 150 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो बॉक्साइट जो है वो डिज़ोल्व कर जाती है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म कर जाती है बिकॉज ऑफ द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम, और कुछ सोल्यूबिलिटी छोड़ जाती है जो कि यहाँ पे होता है रेड मड, ठीक है। रेड मड छोड़ जाती है जहाँ की फेरिक ऑक्साइड सैंड ये सारे होते हैं। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को अगर वाटर करो और फिर उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसे, ठीक है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जब हम डाइल्यूट करते हैं विथ वाटर एंड कूलिंग इट टू 50 डिग्री सेल्सियस वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। देखो इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और हम ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मिलता है एज अ प्रेसिपिटेट। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं और एल्यूमिना और वाटर पाते हैं, ठीक है। ये 4 रिएक्शंस हो गए आपके लीचिंग या बेयर्स प्रोसेस के। यहाँ आपका रिएजेंट है हॉट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अच्छा चलो, फिल्ट्रेट जो है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अगेन यूज़ होता है, जो फिल्ट्रेट है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो फिर से यूज़ होता है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बॉक्साइड से। अब देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिल गया है, राइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिल गया है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है अपनी बहुत हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, तो इसकी बहुत हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कंपाउंड है। इसको आप कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से नहीं ब्रेक कर सकते। तो इसके लिए अगर हम रिडक्शन करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एल्यूमिना जो है एल्यूमिनियम से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम करने में Al2O3 हमें मिल गया है। इससे एल्यूमिनियम निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि Al2O3 बहुत स्टेबल है, तो इसका हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मोल्टन स्टेट में ही किया जा सकता है, बट एल्यूमिनियम जो है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किस स्टेट में किया जा सकता है, फ्लूइड स्टेट या मोल्टन स्टेट में। हमने पढ़ा कि एक्वियस सोल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि फिर एक्वियस स्टेट में जो है हमारे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आ जाता है, मेटल नहीं आता, ठीक है ना। और क्योंकि ये लोग वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, बट इसके लिए आपको मोल्टन चाहिए। बट एल्यूमिना को मोल्ट करने के लिए आपको 2050 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग की ज़रूरत है। ये है आपका एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे फिर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इस टेम्परेचर पे अगर लाओ तो एल्यूमिनियम जो है वो वेपोराइज कर जाता है, तो एल्यूमिनियम को कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये डिफ़िकल्टी हॉल बोल के एक साइंटिस्ट ने रिमूव कर ली, जो कि जिसने सोचा कि ही फाउंड अ सूटेबल सॉल्वेंट इन अनदर ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। उसने सोचा कि इलेक्ट्रोलाइट जब हम ये कर रहे होते हैं, जब हम रिडक्शन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एल्यूमिना को नहीं बनाना, हमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या देना है, मोल्टन एल्यूमिना देना है, क्रायोलाइट देना है। क्रायोलाइट क्या होता है, और एक ये और होता है एल्यूमिनियम का ही Na3Al(F6), ठीक है। और उसके बाद क्या, फ्लोर्सपर 1:3:1 रेशियो में CF2 होता है, CF2, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, हाँ। तो ये सारे देके हम यूज़ करेंगे। 20% एल्यूमिना, 60% क्रायोलाइट, 20% कैल्शियम फ्लोराइड। अब ये शाइनिंग ग्लोब्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम देखता है कैथोड पे, तो ये बहुत रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। एंड पीसेस ऑफ द मेटल, इस एल्यूमिनियम वाज कॉस्टली एंड हैवियर। अब ये बहुत चीप हो गया, बहुत कॉमन यूज़ में आ गया। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिनियम, मतलब कि हेरोल्ड्स प्रोसेस पे। ये पहला आपका क्या हो गया, बेयर्स प्रोसेस। पहले हमने देखा था, क्या देखा था पहले, बेयर्स प्रोसेस देखा था,
नंबर 1 हमने बेयर्स प्रोसेस देख लिया, जहाँ पे हमने 3 रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेट कर दिया NaOH ऐड करके, एलुमिना बॉक्साइट से एलुमिना बना दिया। अब हम देखेंगे हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एलुमिना। ठीक है, इसमें हम फिर से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहता है, ठीक है, और जो हमारा कैथोड होता है वो एक मतलब टैंक इज़ लाइंड विद गैस कार्बन, लाइंड कार्बन होता है वहाँ पे। ठीक है, कैथोड में हमारा कार्बन लाइनिंग रहता है, तो कैथोड हमारा क्या रहता है, टैंक विद कार्बन लाइनिंग, और एनोड रहता है स्लैब्स ऑफ कार्बन, एनोड रहता है थिक रॉड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एनोड क्या रहता है हमारा, थिक रॉड्स ऑफ कार्बन, तो हमारा कैथोड रहता है टैंक विद कार्बन लाइनिंग एंड एनोड रहता है थिक रॉड्स ऑफ कार्बन। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पता चल गया, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक मिक्सचर है 20% एलुमिना, ये हमारा बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, 20% एलुमिना, 60% क्रायोलाइट और 20% फ्लोरस्पार का मिक्सचर रहता है। ठीक है, और पाउडर्ड कोक स्प्रिंकल्ड ओवर द सरफेस ऑफ क्रायोलाइट। ऐसा क्यों किया जाता है, पाउडर्ड कोक स्प्रिंकल्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे एनोड पे जाके ना ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन कार्बन को खा ना जाए, हीट लॉस ना हो जाए रेडिएशन से, तो हीट लॉस बाय रेडिएशन को प्रिवेंट करता है ये रेडिएशन होगा यहाँ पे प्रिवेंट करता है। और फिर ये भी देखता है कि कार्बन इज़ नॉट बर्निंग इन एयर। ठीक है, नहीं तो हमें एनोड को रिप्लेस करना पड़ता है बार बार, वैसे भी करना पड़ता है। वोल्टेज कितना यूज़ करते हैं हमने, 5 to 6 वोल्ट्स यूज़ करते हैं, लो वोल्टेज यूज़ है ताकि मोल्टेन क्रायोलाइट डिकम्पोज ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या क्या होंगी हमारी, डिसोसिएशन, आयनिक रिएक्शन। ठीक है, पहले हमारे पास है क्या, क्रायोलाइट, जो कि है Na3Al(F6), इसकी पूरी की पूरी खानदान जो है ये तो डिसोशिएट कर जाता है, तो 3Na प्लस Al3 प्लस 6F-, फिर ये Ca2 प्लस 2F-, एंड लास्ट एलुमिना Al2O3, 2Al3 प्लस 3O2-। ओके, दिस इज ऑल। नाउ पॉजिटिव आयंस, कटायंस कितने बने, Na प्लस, Al प्लस एंड Ca2 प्लस, राइट। नेगेटिव आयंस, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, अमोनियम। अच्छा, फिर कटायन कैथोड पे देखो कौन कौन जाएगा, कैथोड पे हमारे कटायंस जाएंगे, ये जाएगा और ये जाएगा। Now the most reactive one will not get discharged, the least reactive one will get discharged, who is aluminium out of all this, right? So the least reactive one gets discharged and Al3 में आता है ये, and इसे Al3 प्लस आता है यहाँ पे, और इसे मिल जाते हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाता है Al। बट guess क्या वॉट करूँ, इसमें आपका 4 होगा, इसमें आपका 4 होगा, एंड क्योंकि इसमें 4 होगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। यस, सो फॉर योर दिस वन प्रोसेस, किस प्रोसेस की बात करते हैं, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ एलुमिना टू एलुमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, 4A3 प्लस 12E- ये होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। फिर एनोड पे कौन कौन जाएगा, जो इतने सारे एनायंस हैं, जैसे F- है और O- है। F- O- में से सबका कम रिएक्टिव कौन है, O है, तो O- जो है उसे एक इलेक्ट्रॉन गवा देना है खुद का टू बिकम O, राइट। फिर ये हो गया है, यस, टू बिकम O। अब देखो O तो ये बन गया, बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इट्स नॉट O-, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट O-, आई एम सॉरी, इट्स O2-। सो O2- रहता है, एंड O2- को 2 इलेक्ट्रॉन्स गंवाना पड़ता है टू फॉर्म 1 नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, बट वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ऐड अ 6 बिफोर दिस,
ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 6 ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने 6 ऐड कर दिया, देन यहाँ पे आपका 12 ऐड हो जाएगा। 6 पाना है तो 3O + 3O गिव्स यू 3O2। ये आपका एनोड रिएक्शन हो गया। तो 6O2 - 12 इलेक्ट्रॉन्स गिव 6 न्यूट्रन ऑक्सीजन, 3O + 3O गिव्स 3O2। ये हो गया आपका एनोड वाला रिएक्शन। तो कैथोड पे क्या मिल रहा है हमें? कैथोड पे मिल रहा है हमारे पास Al, ठीक है। मोल्टन एल्यूमिनियम। एनोड पे क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस, दिस ऑक्सीजन गैस विल देन कंबाइन विथ this oxygen gas will then combine with carbon. Okay, the oxygen gas combines with carbon to make first it makes carbon monoxide. And then it combines with carbon monoxide to make carbon dioxide. Okay, so this is the thing. Then it combines with carbon monoxide to make carbon dioxide. So anode has got to be replaced. Why the carbon anode has got to be replaced? Because it is being burnt in the air. Okay, why? Because the carbon anode gets oxidized by the oxygen that is evolved at the anode. As it gets oxidized by the oxygen involved at the anode. ठीक है। अब देखो, अलूमिना जब डिक्रीज हो जाता है तो वोल्टेज सडनली 40 to 60 वोल्ट्स हो जाता है। इफ अ बल्ब इज अटैच्ड टू द apparatus it will grow brightly. Then fresh alumina is added. Alumina is obtained is 99.8%. Further purification can be done by electrolysis. Now take note of a few things. Oh my god, I think पूरा हमारा ये जो स्पेस है भर गया है। Anyway, we are going to be making use of other spaces also, but as I told you, take note of a very few important things. नंबर 1 इस क्रायोलाइट क्यों ही डालते हैं, ये मैं आपके रिएक्शन थोड़ी नीटली लिख देती हूँ फिर से। एनोड कैथोड वाली रिएक्शन बहुत ही अननीट हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होता है? Al3+ डिस्चार्ज होता है, 4Al3+, ठीक है, प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 4Al। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे हमारा ऑक्सीजन का डिस्चार्ज होता है। दिस इज द रिएक्शन आफ्टर दैट। दिस इज इट। एंड देन क्या होता है बाद में? ये ऑक्सीजन जो है ये रिएक्ट कर जाता है टू मेक दिस, और फिर this also reacts to make this, and anode has to be replaced time to time. ये मैंने नीटली लिख दिया है। now let's come and let's check कि क्रायोलाइट क्यों यूज़ होता है। क्रायोलाइट, अच्छा, नंबर 1 जो एलुमिना है, मोल्टन एलुमिना का हमने क्या टेम्परेचर देखा? मेल्टिंग टेम्परेचर 2050 सेल्सियस, राइट। सो क्रायोलाइट lowers the melting point of alumina, fusion temperature or melting point of alumina from 2050 डिग्री सेल्सियस to 950 डिग्री सेल्सियस। एंड वो क्या करता है? इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये काम होता है हमारे क्रायोलाइट का। लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट 2050 से 950 और इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंक्रीजेस योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आते हैं फ्लूओरस्पार एंड क्रायोलाइट क्या करता है। फ्लूओरस्पार तो बेसिकली फ्लूइडिटी में ऐड करता है। ये एज अ सॉल्वेंट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर ये यूज़ होता है, ठीक है। पाउडर्ड कोक क्या करता है? रिड्यूसेस द हीट लॉस बाय रेडिएशन। पाउडर्ड कोक इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर के ऊपर हम स्प्रिंकल करते हैं। वाई? बिकॉज इट रिड्यूसेस हीट लॉस बाय, again repeat with me, powdered coke reduces heat loss by radiation and prevents burning of anode या oxidation of anode, ठीक है। burning of anode को prevent करता है। एंड फ्लूओरस्पार क्या करता है? सॉल्वेंट बनता है इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर के लिए एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर एल्यूमिना बनाता है, जो कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ऑलमोस्ट। अब आते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम पे। दिस इज रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज़ नॉट वेरी नीडेड, बट फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस से ही करते हैं। प्रोसेस का बस आप नाम पता होने चाहिए आपको। हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस बोलते हैं इसे, हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है।
तो देखो थ्रू दो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन 99.8% प्योर, फाइजर रिफाइनिंग इज डन, क्योंकि मेटल को हम वायरिंग के यूज़ करते हैं तो पूरा आपको प्योर चाहिए। तो ये प्रोसेस में क्या होता है ना, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 लेयर्स ऑफ मोल्टन सब्सटेंसेस लेने पड़ते हैं और डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटीज़। जो पूरा नीचे वाला लेयर रहता है वो आता है आपका मोल्टन इम्प्योर एल्यूमिनियम, ऊपर वाला लेयर रहता है मोल्टन प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है, और बीच में आपके कुछ मोल्टन फ्लोराइड्स रहते हैं, और फिर आपका कैथोड बन जाते हैं ग्रेफाइट रॉड्स और एनोड बन जाता है कार्बन लाइनिंग। ओके, सो मिडिल लेयर इज़ सोडियम, बैरियम और एल्यूमिनियम के फ्लोराइड्स, ठीक है। मिडिल लेयर इज सोडियम, एल्यूमिनियम और बैरियम के। मैं आपको मुंह में बता दे रही हूँ बाई ओरल्स, क्योंकि ये आपका सिलेबस में है नहीं। तो हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में आपको 3 डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ की मोल्टन 3 लेयर्स होनी रहती हैं, ठीक है। तो मोल्टन इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है वो बिल्कुल बॉटम लेयर होता है, वो एनोड के पास होता है, कार्बन लाइनिंग एनोड बनता है, ग्रेफाइट रॉड कैथोड बनता है, ठीक है। हमारे एनोड पे यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। Al होता है एंड फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो Al ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, पहले तो Al3+ बन जाता है, और कैथोड पे क्या बन जाता है, कैथोड पे प्योर जो है ग्राफाइट रॉड्स पे डी डिपॉजिट हो रहा होता है, मतलब कि Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं Al, ठीक है। आपको पता चला? ओके, दिस इज़ ऑल। यहाँ पे आपको जो पता होना चाहिए, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी आपको पता चल गया है। आफ्टर दिस नाउ लेट्स कम टू समथिंग कॉल्ड अलॉयज़। ये अलॉय क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। ये देखो अलॉय क्या होता है। अलॉय आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, पहली बात तो अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। सो व्हाट इज़ एन अलॉय? अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals or of 1 or more metal with certain non-metallic elements, ठीक है। So alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals or of 1 or more metals with certain non-metallic elements। either 2 or more metals होंगे, नहीं तो 1 or more metals होंगे with certain non-metallic elements, ठीक है। अब देखो जो alloy होता है वो मेल्टिंग रेंज होता है 51 to 260, ठीक है। ये फ्यूजिबल अलॉयज़ होती हैं, मेल्टिंग इन द रेंज ऑफ अबाउट 51 to 260 डिग्रीज बिस्मथ लिप्टीन, ये फ्यूजिबल अलॉयज़ होती हैं, ठीक है। तो ये जो एडेड एलिमेंट्स हैं मोलिब्डेनम, क्रोमियम, निकल, ये आपकी हार्डनेस, वेयर रेजिस्टेंस, टफनेस और अदर प्रॉपर्टीज़ को बढ़ावा देती है। फिर हम आते हैं एमलगम पे। एमलगम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एन अलॉय ऑफ मर्करी विद अ नंबर ऑफ मेटल्स और अलॉय सच एज सोडियम, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एज वेल एज विद नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एमलगम, ठीक है। सो एमलगम इज़ बेसिकली अ मिक्सचर, जैसे हमारा अलॉय हो गया होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और 1 और मोर नॉन मेटल और 1 और मोर मेटल विद अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। तो एमलगम क्या होता है? एमलगम इज़ अ मिक्सचर और अलॉय ऑफ मर्करी, ठीक है। ऑलवेज मर्करी के साथ ही होता है। एमलगम इज़ अलॉय ऑफ मर्करी विद अदर alloy of mercury with a number of metals or alloys such as sodium, नंबर ऑफ मेटल्स और अलॉय सच एज सोडियम होता है, गोल्ड होता है, ठीक है, सोडियम, गोल्ड, जिंक, सोडियम, गोल्ड, जिंक, सिल्वर एज वेल एज सम नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एमलगम। सो इट्स अ मिक्सचर और अमलगम और अलॉय ऑफ मर्करी विद अ नंबर ऑफ मेटल्स और अलॉयज सच एज सोडियम, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। डेंटल अमलगम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मर्करी एंड सिल्वर टिन अलॉय, ओके। सो मरकरी जो है आयरन के साथ कोई अमलगम नहीं बनाती, तो मरकरी ऑलवेज आयरन बॉटल्स में ही स्टोर होती है। ये आपको पूछा जा सकता है कि वाई डज मरकरी स्टोर इन आयरन बॉटल्स? बिकॉज मर्क्यूरी डज नॉट फॉर्म एन अमलगम विद आयरन, ओके। एंड डेंटल अमलगम सिल्वर टिन अलॉय एंड मरकरी का मिक्सचर होता है। फिर पर्पस फॉर मेकिंग अलॉय इज़ नॉट नीडेड। रिजल्ट फॉर क्यों हम अलॉय करते हैं? टू मॉडिफाई अपीयरेंस एंड कलर्स, ठीक है, टू मॉडिफाई केमिकल एक्टिविटी एंड टू मॉडिफाई कास्टिंग एबिलिटी। टू मॉडिफाई अपीयरेंस एंड कलर्स, केमिकल एक्टिविटी, कास्टिंग एबिलिटी, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज हार्डनेस, ठीक है, ये सारे। अब आते हैं मेथड्स ऑफ मेकिंग अलॉयज। कंप्रेसिंग फाइनली डिवाइडेड मेटल्स, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स को हम एक साथ कंप्रेस करके बना सकते हैं और मेटल्स को फ्यूज़ करके बना सकते हैं एक साथ। अलॉयज अ सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, जैसे ब्रास। तो हमें जस्ट पता होना चाहिए कि कौन से अलॉयज जो है वो किसके मिक्सचर्स हैं। दिस इज़ ऑल वी हैव टू नो, नथिंग एल्स वी हैव टू नो, ठीक है। तो जस्ट नो कि alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals and of 1 non-metals certain metallic elements। अब मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल को आप लर्न करना है। नंबर 1 डूरालुमिन।
डूरालुमिन। डूरालुमिन यहाँ पे आपको रिमेंबर कैसे करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एल्यूमिन है तो ऑब्वियसली Al तो रहेगा, प्लस कुछ रहेगा डूरालुमिन, डूरालुमिन जो प्लस कॉपर रहेगा, ठीक है। डूरालुमिन हो गया। अब हो गया स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील हम जानते हैं। अब देखो स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील में बहुत कुछ होता है, जैसे पहले तो होता है आयरन, फिर होता है क्रोमियम, फिर होता है निकल, फिर होता है कार्बन, ठीक है। आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन, आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन। और डूरालुमिन में क्या होता है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन। फिर आते हैं ब्रास। ब्रास ब्रास में थोड़ा पतीला पतीला ऐसे दिख रहा है ना, तो कॉपर होता है, जिंक होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है हमारे ब्रास में, ठीक है। एंड देन आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज में देखो फिर से ब्रॉन्ज में भी कॉपर रहता है, ब्रास में कॉपर प्लस जिंक रहता है, ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन रहता है प्लस जिंक रहता है। बस ब्रास के ऊपर अब अगर टिन थोप दो तो ब्रॉन्ज हो जाएगा, ठीक है। एंड सोल्डर और फ्यूज़ मेटल। फिर आता है हमारा सोल्डर, तो यहाँ पे Pb प्लस टिन रहता है। तो ये बस आपको लर्न करनी है कुछ चीज़ें कि अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन मेटल्स और टू और मोर मेटल्स और वन और मोर मेटल्स विथ सर्टन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन मेटल एलिमेंट्स। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। And amalgam is a mixture or alloy of copper with a number of metals or alloys such as silver, sodium, gold and zinc। और क्या क्या होती है, जैसे डूरालुमिन होती है, डूरालुमिन हमारी एल्यूमिनियम प्लस कॉपर हो गई। फिर ब्रास होता है, ब्रास हो गया कॉपर प्लस जिंक। फिर ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन। फिर आपका फ्यूज़ मेटल होता है लेड प्लस टिन। फिर आपका स्टेनलेस स्टील होता है आयरन प्लस कॉपर प्लस क्रोमियम प्लस निकल प्लस कार्बन। एंड एक होता है, यही सब होते हैं, ठीक है। यही सब आपको बस याद रखना है। दिस इज़ ऑल। ब्रास क्या होता है, डूरालुमिन क्या होता है, याद रखना है। ब्रास होता है Cu प्लस Zn, डूरालुमिन होता है Al प्लस Cu, एंड ब्रॉन्ज होता है Cu प्लस Zn प्लस Sn, ठीक है। सोल्डर क्या होता है Pb प्लस Sn, ओके। सो ये आप लोगों को जो थोड़ा सा याद रखना है। सोडियम एमलगम क्या होता है, सोडियम एमलगम इज़ Na प्लस Hg एंड एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज Al प्लस Cu। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉय इज़ ऑल्सो क्लियर इन 10 pages। वी हैव कवर्ड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ये मेटलर्जी इज़ अ ह्यूज चैप्टर जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, मेटलर्जी भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। बट एनीवे हमने एक ही वीडियो में एवरीथिंग और मेटलर्जी वी हैव कवर्ड एंड दिस वाज इट। आई होप इट इज़ फाइन एंड इट इज़ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में वी मेड 4 वीडियोज़ टू कवर इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इतना ह्यूज चैप्टर था। बट मेटलर्जी आई हैव टॉट इट ऑल। तो कुछ आपकी चीज़ें जो हैं मैंने जो नहीं पढ़ाई है वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो वो आप भी पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, क्योंकि एनीवे सिलेबस में ही जितना है बहुत ही ज़्यादा है, तो आप उसे ही अच्छे से पढ़िए। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम अच्छे से देख लीजिएगा। बेयर्स प्रोसेस, हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस एंड हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, राइट। बेयर्स एंड हॉल हेरॉल्ड्स आपके सिलेबस में है। ये नोट्स की आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप पेज बाय पेज आप पॉज करके देख लीजिए। ये हो गया फर्स्ट पेज, ये हो गया सेकंड पेज, ये हो गया थर्ड पेज, ये हो गया फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज एंड सेवेंथ पेज एंड एट्थ पेज एंड नाइन्थ पेज एंड 10th पेज। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। टाटा, सी यू अगेन।